नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, एमपीजीके के सभी चैप्टर के कुछ खास ऑब्जेक्टिव आपके लिए लाए जा रहे हैं और हमारी इस श्रृंखला का सीधा उद्देश्य है मध्य प्रदेश में होने वाले सभी सरकारी एग्जाम, चाहे वो जिस भी तरह का सरकारी एग्जाम हो, उसकी यदि आप परीक्षा दे रहे हैं तो आपका एग्जाम उत्तीर्ण होना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है, आपकी नौकरी लगवाना हमारा उद्देश्य है। और एमपीजी के उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। क्यों? क्योंकि एमपी लेवल पे जितने भी पेपर हो रहे हैं उन सभी में जीएस के नाम पे केवल एमपी पूछा जा रहा है। आप पुराने सारे पेपर उठा के देख लीजिए, यदि इतिहास भी उसे पूछना है तो एमपी का पूछ रहा है, ज्योग्राफी भी पूछना है तो एमपी का पूछ रहा है, इकोनॉमिक्स भी पूछना है तो एमपी का पूछ रहा है, राज व्यवस्था भी पूछना है तो एमपी का पूछ रहा है, करंट अफेयर पूछना है तो एमपी का पूछ रहा है। हर चीज एमपी में ही समाहित है, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो या करंट अफेयर हो। अतः एमपी का वेटेज अच्छा खासा है। एमपी को स्ट्रॉन्ग करना है और अपने लिए एक सीट बुक करनी है। आपके इसी अभियान में, आपके इसी संघर्ष में एक छोटी सी आहुति महावीर पब्लिकेशन भी दे रहा है आपके सहयोग के लिए, जिसमें हम एमपीजीके के सभी ऑब्जेक्टिव या मैं यूं कहूं खास ऑब्जेक्टिव आपके सामने ला रहे हैं। वे ऑब्जेक्टिव जो किसी ना किसी एग्जाम में या तो पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं, और अकेले क्वेश्चन नहीं साझा कर रहे हैं, उन क्वेश्चन से संबंधित जरूरी तथ्य भी साझा कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक आपका वहीं प्रिपेयर हो जाए। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से टॉपिक तैयार करवाना यह हमारा उद्देश्य है। ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करके आपके मस्तिष्क में चीजों को उतार देना यह हमारा उद्देश्य है, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और एक नई पद्धति से आपको जोड़ना है, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से अपनी पूरी तैयारी को कंप्लीट करेंगे, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से अपने पूरे टॉपिक को तैयार करेंगे। यह पद्धति होने वाली है। ठीक, इसमें हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, हमारा एक अप्रोच डेवलप होगा कि क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। इस पूरे प्रयास में आज का जो चैप्टर है वो है मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था। शुरुआत करेंगे महावीर पब्लिकेशन की जो बुकलेट है उसी के कुछ अंश हम आपके सामने ला रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपके सामने साझा कर रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण आयोग का सुझाव दिया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण आयोग का सुझाव दिया। किसने सुझाव दिया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए? लोकतांत्रिक मतलब होता है डेमोक्रेसी, मतलब जनता जो है वो शासन में, राजनीति में, डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदारी सुनिश्चित करे, उसे लोकतंत्र कहा जाता है। और जनता की हिस्सेदारी सुनिश्चित होना काफी नहीं है, विकेंद्रीकृत तरीके से होना जरूरी है। विकेंद्रीकरण मतलब होता है अलग अलग स्तर पर कानून बनाने वाले अलग अलग लोग हों, उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। भाई, एक किसी सेंटर से कानून बना और हर जगह लागू हो गया, यह है केंद्रीकरण। पर अलग अलग स्तर पर कानून बनाने वाले अलग अलग लोग हैं, इसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। पंचायती राज किस चीज का एग्जांपल है? विकेंद्रीकरण का। क्यों? क्योंकि केंद्र लेवल पर सरकार जो कानून बनाती है वो राष्ट्रीय स्तर पर लागू होते हैं, राज्य स्तर के लिए कानून बनाती है राज्य सरकार, और उसके नीचे आप जाएं ग्राम लेवल पर, अब कानून कौन बनाएगी? ग्राम पंचायत। तो अलग अलग लेवल पर कानून बनाने वाले अलग अलग लोग हो गए ना, इसी को तो विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो पंचायती राज क्या है? विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। और इस पंचायती राज व्यवस्था में, शासन संचालन में, डिसीजन मेकिंग में शामिल कौन हो रहा है? कानून कौन बना रहा है? गांव के लोग बना रहे हैं, गांव का व्यक्ति शामिल हो रहा है। हमने हमारे एक चैप्टर में ग्राम सभा वाली अवधारणा समझी थी, आप देखिएगा उस चैप्टर को। हमने देखा था किस तरह गांव का आदमी, एक आम व्यक्ति जो 18 वर्ष से ज्यादा की उम्र का है, वो शासन संचालन में भागीदार बन रहा है। तो विकेंद्रीकृत भी है और जनता की भागीदारी भी है, इसी को कह रहे हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। बट ये एक दिन में तो नहीं आ गया ना, इसे लाने के लिए कई सुझाव दिए गए होंगे, कई संघर्ष किए गए होंगे, कई तरह के अभियान चलाए गए होंगे, कई तरह की जागरूकता प्रसारित की गई होगी। तो ये सुझाव किसने दिया था? ये सुझाव देने वालों में 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: प्रशासनिक सुधार आयोग, सरकारिया आयोग, बलवंत राय मेहता समिति और आयंगर आयोग। दोस्तों, करेक्ट आंसर है सी, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने रिकमेंडेशन दिया था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जैसी कोई व्यवस्था होना अति महत्वपूर्ण है। ठीक, तो क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है कि मध्य प्रदेश में या भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई
या ओवरऑल जो पंचायती राज व्यवस्था आई वो किस समिति के सुझाव के बाद आई? तो वो आई बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव के बाद। ठीक, मध्य प्रदेश में तो बहुत बाद में आई थी। ओवरऑल पंचायती राज सबसे पहले किसके सुझाव के आधार पर आया? बलवंत राव मेहता। ठीक, तो आइए थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में गठित मेहता कमेटी ने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण अर्थात पंचायती राज की त्रिस्तरीय पद्धति की सिफारिश की। देखिए कितने सारे क्वेश्चन कवर हो सकते हैं आपके। नंबर 1, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या पंचायती राज से कौन सी समिति संबंधित है? तो बलवंत राय मेहता समिति। दूसरा, यह समिति कब गठित हुई? 1957 में गठित हुई। तीसरा, इस समिति ने क्या सुझाव दिए? तो साथियों इस समिति ने त्रिस्तरीय पद्धति के सुझाव दिए। इसने कहा कि पंचायतों में 3 स्तर होने चाहिए जो कि आज हैं, ग्राम स्तर, जनपद स्तर और जिला स्तर। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ये तो पंचायती स्तर पे हो गए। नगरीय निकाय, जो नगरों में स्वशासन की जो इकाइयां हैं वो भी 3 स्तरीय होनी चाहिए। नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, ऐसे 3 स्तर वहां भी होने चाहिए। तो ओवरऑल ये त्रिस्तरीय पद्धति जो आज हमारे यहाँ है ये कहीं ना कहीं बलवंत राय मेहता समिति के सुझावों के आधार पर है। क्या बात है क्लियर? तो इतना सब कंप्लीट होगा बलवंत राय मेहता के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं साथियों। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया? ओके, देखिए क्वेश्चन जरा समझिए। किस अनुच्छेद में राज्यों को यह कहा गया कि आप अपने यहां ग्राम पंचायत स्थापित करो? ओके, ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। करेक्ट आंसर इज अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत हमारे संविधान में प्रत्येक राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि आप अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में, अपने यहां ग्राम पंचायतों की स्थापना करो, पंचायती राज व्यवस्था को व्यवहारिकता के धरातल पर उतारो। यह उन्हें निर्देश दिया गया किस आर्टिकल में? 40। ये बात क्लियर हो गई। अब आप बोलेंगे कि सर ये निर्देश क्यों है, ये आदेश क्यों नहीं है? तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं भारत जो है वो जिस संहिता से संचालित होता है, यहाँ की राज व्यवस्था जिस संहिता से संचालित होती है उसका नाम है संविधान। उस पुस्तक का नाम है संविधान जिससे देश चल रहा है। और संविधान में एक चैप्टर है, चैप्टर 4। उस चैप्टर 4 को कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर द स्टेट पॉलिसी। मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब राज्य को नीति बनाने के दौरान कुछ निर्देश दिए गए हैं कि सुनो, तुम जब नीति बनाओ ना, तुम जब कानून बनाओ ना, तो इन बातों का ध्यान रखना। ये कुछ सलाह, कुछ सुझाव दिए गए। ठीक, अब सलाह और सुझाव जो है वो बाध्यकारी तो होते नहीं है, उन्होंने दे दिए, ये माने तो अच्छा, नहीं माने तो अच्छा। ठीक, किसने दिए सलाह, किसने दिए सुझाव? संविधान निर्माताओं ने। जब इस देश का संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माताओं ने उन भविष्य की राज्य सरकारों को, उन भविष्य के अथॉरिटीज को ये सुझाव दिए कि सुनो, जब भारत में स्थितियां अच्छी हो जाएं तब तुम ये करना, क्योंकि उस वक्त वो लोग करने की स्थिति में नहीं थे। ये बस सुझाव हैं। तो जब भी ये बात आए कि निर्देश कहां दिया गया, सुझाव कहां दिया गया, तो हमेशा याद रखना ये दिया गया भाग 4 के अंतर्गत संविधान के। और जो संविधान का भाग 4 है वो अनुच्छेद 36 से चालू होता है, अनुच्छेद 51 तक चलता है। ये भी पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 40 भी देखो इसी बीच में है। ठीक है, और ये सारी बातें आपको मैंने स्पष्ट कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर चूंकि निर्देश था तो बाध्यकारी तो था नहीं, तो अलग अलग समय पे अलग अलग सरकारों ने अपनी अपनी स्थितियों के हिसाब से चीजों को लागू किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? साथ ही फिर संविधान की बात आ गई। संविधान जो है हमारा, उसमें कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां? 12। जब संविधान बना था तब कितनी अनुसूचियां थी? तब 8 अनुसूची थी। प्रश्न यह भी बनता है कि किस अनुसूची में क्या है। जैसे ये वाला बन गया देखो, तो आपको पता होना चाहिए किस अनुसूची में क्या है। ठीक, तो जब संविधान हमारा बना था तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, फिर 4 अनुसूचियां बाद में जुड़ी,
तो वर्तमान में यदि हम देखें तो संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। उनमें से जो 11वीं अनुसूची है ये, इसमें किस विषय पर बात हुई, ये वो प्रश्न पूछ रहा है। पंचायती राज, नगरीय निकाय, भूमि सुधार या उपरोक्त सभी। तो साथियों 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज से संबंधित है, क्लियर होना चाहिए। जो भूमि सुधार वाली बात है यह अनुसूची 9 में है, ठीक। और जो नगरीय निकाय वाली बात है यह अनुसूची 12 में है, ठीक। तो 9, 11 और 12, बीच में एक 10 भी आता है। अनुसूची 10 में क्या है, दल बदल संबंधित बातें हैं। मतलब जब कोई राजनेता एक दल से दूसरे दल को ज्वाइन कर लेता है, दल बदल लेता है, तो क्या होगा, ये सारी बातें अनुसूची 10 में है। तो 9, 10, 11, 12 ये चारों अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई, ये मूल संविधान में नहीं थी। तो उस 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। क्या बात है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए 2 अगस्त 1952, 15 अगस्त 1952, 2 अक्टूबर 1952 और 10 दिसंबर 1952। साथियों करेक्ट आंसर है 2 अक्टूबर 1952। इस दिनांक को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। नाम से समझ में आ रहा है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम मतलब समुदाय का विकास करना, प्रत्येक समुदाय का विकास करना। कैसे होगा विकास? जब निचले स्तर तक का व्यक्ति, निचले स्तर तक की इकाई पॉलिसी मेकिंग, निर्णय निर्माण में अपनी भूमिका, अपनी भागीदारी, अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे, तब विकास होगा उसका। तो यह प्रयास था इस आंदोलन का कि समाज के हर स्तर पर विद्यमान आम जनमानस को इस बात से अवेयर करना कि शासन व्यवस्था क्या है, पॉलिसी मेकिंग क्या है, उसे हर तरह की पॉलिसी मेकिंग में शामिल करना, यह एजेंडा था। और इसी सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्लीज समझिए, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया। क्या उद्देश्य था? प्रत्येक स्तर पे विद्यमान लोगों को शासन संचालन, पॉलिसी मेकिंग, इससे जोड़ना, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना, ठीक, ताकि उसका विकास हो, तभी उसका विकास होगा, ठीक। 1952 में ये आता है। बट ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम कितना सक्सेसफुल हुआ, कितना नहीं हुआ, इस सब की जांच के लिए बाद में कई सारी समितियां बनी। उन्हीं में से एक समिति थी वो बलवंत राय मेहता समिति, जो अभी हमने देखी थी यहां पे। ये समिति यही देखने के लिए बनी थी कि ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम बना, इसने निम्न स्तरीय समुदाय को कितना जोड़ा पॉलिसी मेकिंग में, या जोड़ पाया कि भी नहीं, कितना अवेयर किया, ये जांच करने बना था ये। और फिर जांच करने के बाद इसने ये कहा कि पंचायती राज जैसा कुछ आना चाहिए। और कितने स्तरीय होना चाहिए? 3 स्तरीय होना चाहिए, अभी बताया था मैंने। और इसी के सुझाव पर, इसी बलवंत राय मेहता के सुझाव पर भारत का पहला पंचायती राज या पंचायत स्थापित हुई। कहां? राजस्थान में। तो ये पूरी कहानी है। पहले कौन आया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। फिर क्या हुई? उसकी जांच हुई, उसके लिए बनी कमेटी, कमेटी का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। फिर उसने सुझाव दिए पंचायती राज के। फिर आ गया पंचायत, सबसे पहले कहां? राजस्थान में। तो पंचायत आ गया इस तरह, राजस्थान में पहली पंचायत व्यवस्था स्थापित हो गई, यूनिट स्थापित हो गई, ओके दैट्स ग्रेट। फिर पंचायत तो आ गई थी, बट इसे संवैधानिक रूप या संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था ना, मतलब संविधान में इसको मेंशन नहीं किया था ना, सभी के लिए कंपलसरी नहीं किया गया था ना। तो बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत व्यवस्था स्थापित तो करवा दी, पर फिर उसके बाद की जो समितियां बनी थी, उनके एफर्ट्स के बाद भारत में 73वां और 74वां संविधान संशोधन आया था, और उसके बाद पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला था। यह है पूरी कहानी। तो दिमाग में बिठा लेना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, फिर उसकी जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति, फिर उसके सुझाव पर पहली पंचायत, पर बस पंचायत आई, संवैधानिक दर्जा नहीं मिला। फिर कई समितियां बनी, सबने अपने अपने सुझाव दिए, फिर फाइनली संवैधानिक दर्जा मिला। और आप जानते हैं 73वां संविधान संशोधन आया ग्राम पंचायतों के लिए, और 74वां संविधान संशोधन आया था नगरीय निकायों के लिए।
तो 73वें संविधान संशोधन से ग्राम पंचायतें बनी थी 3 स्तर पे, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। और 74वें संविधान संशोधन से नगरीय निकाय बने थे, 3 स्तरीय थे, वो भी कौन कौन से थे? नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। और जैसा मैंने अभी यहां बताया, जो अब चूंकि ने संवैधानिक दर्जा मिल गया तो संविधान में अब शामिल करेंगे, तो संविधान में जब शामिल करेंगे तो इनके लिए अलग से अनुसूची बनी। तो जो 11वीं अनुसूची थी वो पंचायती राज से संबंधित थी, गांव वाली पंचायत से, और जो 12वीं अनुसूची थी वो नगरीय निकाय से संबंधित थी। इस तरह बाद में अनुसूचियां बनी। ये है पूरी कहानी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश में नगर पालिका की स्थापना कब हुई? नगर पालिका 1864, 1868, 1870 और 1872। 1864 जबलपुर। ठीक है, अब यदि इसमें ऑप्शन होता 1907 तो आप वो लगाते, क्योंकि पहली नगर पालिका 1907 वाली मानी जाती है, दतिया की। ये जो था ये नगर निगम था 1864 वाला। ठीक है, बट चूंकि वो ऑप्शन में नहीं है तो आप 1864 को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि नगर निगम को भी नगर पालिका ही कहा दिया जाता था, क्योंकि वो है एक ही चीज ना, बस वो बड़ी यूनिट है, वो छोटी यूनिट है बस, तो इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होना। चलिए आगे देखते हैं। तो यदि अलग अलग स्पष्ट आए तो पहली नगर पालिका 1907 दतिया, पहला नगर निगम 1864 जबलपुर। ठीक, चलिए। मध्य प्रदेश में कौन से त्रिस्तरीय निकाय विद्यमान हैं? नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत या उपरोक्त सभी? तो ऑब्वियसली आंसर इज उपरोक्त सभी, अभी बताया है मैंने। नगर में ये सब विद्यमान है, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम। 12वीं अनुसूची में चर्चा हुई है, और किस संविधान संशोधन के तहत आया? 74वें। आया नहीं मतलब इसे संवैधानिक दर्जा मिला। और गांव वाले को कब मिला? 73वें। कौन सी अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में। ये सारी चर्चाएं हुई हैं हमारी। क्या बातें क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन, जनपद पंचायत का चुनाव पहली बार कब किया गया? देखिए 3 स्तर है गांव में, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। तो वो जो मध्य स्तरीय वाली है मतलब जनपद पंचायत, उसके चुनाव कब हुए? 1971, 1974, 1991 और 1993। दोस्तों करेक्ट आंसर है 1971। देखिए मध्य प्रदेश में पंचायती स्तर पर सबसे पहले चुनाव तो 1965 में हो गए थे, ठीक, बट जनपद स्तर का चुनाव हुआ था 1971। ये व्याख्या से निकले अतिरिक्त बातें। मैं क्या बोल रहा हूं बार बार? व्याख्या का महत्व है। व्याख्या से आपको 2 से 3 अतिरिक्त बिंदु पता चल जाएंगे, जिससे आपका उस बिंदु से रिलेटेड जितने भी डायमेंशन होते हैं कवर हो जाएंगे। ये व्याख्या का महत्व है। व्याख्या इस तरह की होगी कि व्याख्या में विद्यमान तथ्य आगामी बन सकने वाले प्रश्नों के उत्तर होंगे, ये मेरी गारंटी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनावश्यक थ्योरी, अनावश्यक रामायण, ये सब नहीं लिखी है व्याख्या में। मध्य प्रदेश में पंचायतों का चुनाव सर्वप्रथम कब कराया गया? पंचायतों का चुनाव, लो भैया बोला था अभी, एक की व्याख्या दूसरे का उत्तर बनेगी। यह व्याख्या में दे दिया था कि पंचायत चुनाव तो पहली बार 1965 में हुए, पर जनपद स्तर का चुनाव हुआ 1971 में। तो देखो 1965, 1966, 1966, 1967, तो करेक्ट आंसर है 1965। ठीक, और इसकी थ्योरी में भी लिखा हुआ है कि जनपद स्तर का कब हुआ था? 1971 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। चलिए, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को कब लागू किया गया? देखिए बलवंत राय मेहता की सिफारिशों को लागू किया गया था 1958 में, पहली बात तो। अब देखो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है, समिति गठित कब हुई वो वर्ष अलग है, समिति के सुझावों को लागू कब किया गया वो वर्ष अलग है। तो आओ थोड़ा सा इसकी थ्योरी देखते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1956 को किया गया, उसकी सिफारिशों को 1 अप्रैल 1958 को लागू किया गया, और उसी के तहत 2 सितंबर 1959 को राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम पास किया गया। पंचायती राज अधिनियम पास हुआ, फिर पहली पंचायत उसके बाद बनी राजस्थान। ठीक है, यही बताया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने।
कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, उसकी जांच के लिए आई बलवंत राय मेहता समिति। फिर उसके सुझावों पर भारत में पंचायत व्यवस्थाएं स्थापित हुई। सबसे पहले कहां हुई? राजस्थान में। तो उसके संबंध में विधेयक राजस्थान में कब पास हुआ? 2 सितंबर 1959 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पर फिर पंचायत गठित कब हुई पहली वाली राजस्थान वाली? वो डेट आप बताइए, ये आपका होमवर्क है। थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में आप मेरे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे तो मुझे लगेगा कि आप भी थोड़ा सा सक्रिय होकर बैठे अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आपकी सक्रियता, आपकी सहभागिता, आपके सहयोग के बिना हमारा ये प्रयास निरर्थक है। यदि इसे आपको सार्थक करना है तो सहयोग बनाए रखिए, साथ देते रहिए, सक्रियता दिखाते रहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नगर पालिका का गठन कहां हुआ? देखो अभी बताया था मैंने जबलपुर, झांतला, दतिया, इंदौर। तो करेक्ट आंसर इज दतिया। अभी मैंने चर्चा की थी। और कब हुआ? 1907 में हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पंचायतों का कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? चूंकि अब पंचायतें संवैधानिक रूप प्राप्त कर चुकी, आप सभी जानते हैं। और संवैधानिक रूप जब कोई चीज प्राप्त कर लेती है तो संविधान में उसका वर्णन होता है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में उसकी कौन सी बात हुई, ये हमें पता होनी चाहिए। तो आपको पूरे आर्टिकल पता होने चाहिए भैया। भारतीय संविधान का भाग 9 जो है वो पंचायतों को समर्पित है। 9 का जो है वो नगरीय निकायों को समर्पित है। जैसे अनुसूची 11 पंचायतों को और अनुसूची 12 नगरीय निकाय को है ना, उसी तरह कौन सा भाग? तो भाग 9 पंचायतों को है, भाग 9A नगरीय निकायों को है। तो उसी भाग 9 में कुछ आर्टिकल दिए हुए हैं, हर आर्टिकल कुछ बोल रहा है। तो कार्यकाल से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल है 243(6) क्षत्रिय का, ये सी। ठीक, और वो बता रहा है हमें कि पंचायती स्तर पर जो कार्यकाल होगा वो कुल 5 वर्षों का होगा साथियों। ठीक, आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 5 का में उल्लेख है। क्या उल्लेख है भाई? अधिनियम की धारा 5 का में क्या उल्लेख है? पहला ग्राम सभा का, दूसरा सरपंच का, तीसरा ग्राम न्यायालय का और चौथा ग्राम पंचायत का। तो करेक्ट आंसर है ए, ग्राम सभा का। ग्राम सभा का उल्लेख है साथियों अधिनियम की धारा 5 का में। और ग्राम सभा क्या होती है? तो गांव के वे लोग जो 18 वर्ष की उम्र से ज्यादा के हैं उन सभी को मिला के ग्राम सभा का गठन होता है। और ये जो ग्राम सभा है हर महीने इसकी अमूमन एक बैठक होने की बात होती है, जहां ये चर्चा करेंगे कि गांव के मुद्दे क्या हैं, गांव को जरूरत क्या है। बट साल में कम से कम इनकी 4 बैठकें होना अनिवार्य होता है। 4 बैठकें, ये भी पता होना चाहिए। क्या बात है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम को कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1994, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1994, ऑप्शन सी 25 जनवरी 1994 और ऑप्शन डी 28 जनवरी 1994। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम को 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल की स्वीकृति मिली और 26 जनवरी 1994 को इसे राजपत्र में प्रकाशित किया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा 26 जनवरी 1994 जब यह राजपत्र में प्रकाशित हुआ और राज्यपाल की स्वीकृति मिली थी 2 दिन पहले, मतलब 24 जनवरी को। क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना। आगे बढ़ते हैं साथियों। त्रिस्तरीय, देखिए ये जो क्वेश्चन है अब जो मैं अगला बता रहा हूं, अभी तक हमने वो क्वेश्चन देख लिए जो पूछे जा सकते हैं, है ना, जो इंपॉर्टेंट है, जिनके बनने की संभावना है। अब हम वो क्वेश्चन देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। और लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमने कितनी वैरायटी कवर करी, कितने डायमेंशन कवर करे। और एक काम तो हम कर ही रहे हैं कि क्वेश्चन से संबंधित जो अतिरिक्त बातें हो सकती है वो आपको बता रहे हैं। यही सब वादे थे आपसे, पूरा करना है। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? यह क्वेश्चन कराधान सहायक 2010 में पूछा जा चुका है साथियों। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी राजस्थान। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने पंचायती राज अधिनियम के तहत सबसे पहले चुनाव कराया था अपने यहां त्रिस्तरीय। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम का वर्ष क्या है? और देखो ये क्वेश्चन भी पुलिस आरक्षक 2017, कराधान सहायक 2010, ग्रुप 2 2018 इस सब में पूछा गया। 1993, 95, 96, 98, तो करेक्ट आंसर इज 1993। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस ग्राम पंचायत की आबादी 1000 से कम होती है वहां कितने वार्ड होते हैं? कराधान सहायक 2012 में पूछा गया। मतलब अंदर की बातें पूछ रहे हैं, संरचना से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब जिस ग्राम की जनसंख्या 1000 से कम होगी तो वहां तो ग्राम पंचायत होगी। देखिए पंचायतों के मैंने आपको बताया कि 3 स्तर है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ग्राम पंचायत जो सबसे छोटी पंचायत है वही होगी ना जहां जनसंख्या 1000 है उससे कम हो, तो वहां वार्ड कितने होंगे? 10 होंगे। और जो जनपद स्तर की पंचायत होती है वह वार्ड होते हैं 10 से 25, और जो जिला स्तर की पंचायत होती है वह वार्ड होते हैं 10 से 35। ये लिख लो कहीं, 10 से 20, 10 से 25 और 10 से 35। इस वाले में होते हैं 10 तक, मतलब 10 से 20 तक हो सकते हैं, मिनिमम है 10। ठीक है, जनपद पंचायत में होते हैं 10 से 25 और जिला पंचायत में होते हैं 10 से 35 वार्ड, कुल वार्डों की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ग्राम न्यायालय से सही विकल्प चुनें। यह क्वेश्चन जो है लैब टेक्नीशियन 2015 में पूछा जा चुका है। क्या है क्वेश्चन कि ग्राम न्यायालय से संबंधित सही विकल्प क्या है? ऑप्शन ए, सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से प्रारंभ हुआ। नंबर सेकंड, मध्य प्रदेश में कुल 89 ग्राम न्यायालय हैं। तो पहला वाला तो गलत है, क्योंकि हम अपने एक दूसरे लेक्चर में भी पढ़ा चुके हैं आपको कि ग्राम न्यायालय इंदौर में स्थापित नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था। हां, संख्या ये हो सकती है, तो केवल बी सही है भैया। ये क्वेश्चन लैब टेक्नीशियन 2015 में पूछा जा चुका है। अब ग्राम न्यायालय में मैंने एक चैप्टर में, एक अलग लेक्चर में बताया हुआ है। और क्या बताया था? मैंने बताया था कि 2 साल तक की सजा वाले मामले और 20,000 तक के दीवानी मामले, इन सब की सुनवाई के लिए 5 से 7 गांवों को मिलाकर एक एक ग्राम न्यायालय बना दिया गया है। ठीक, मध्य प्रदेश में पहला ग्राम न्यायालय जो मध्य प्रदेश की सरकार ने स्थापित किया था वो स्थापित हुआ था 26 जनवरी सन 2001 में। कहां हुआ था? नीमच के झांतला क्षेत्र में। और केंद्र सरकार ने भी मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय स्थापित किए। तो कब किया केंद्र सरकार ने? 2 अक्टूबर 2009। कहां किया? बेरसिया, भोपाल में। क्यों? ताकि छोटे जो मामले हैं, छोटे जो मुकदमे हैं, उनकी सुनवाई इन्हीं ग्राम न्यायालयों में हो जाए, ताकि वो जो हमारी जुडिशरी है उसके ऊपर बोझ ना बढ़े, कार्यभार ना बढ़े। ये पर्पस है ओवरऑल। क्या बात है? क्लियर है? तो इसमें कहीं भी इंदौर था क्या? नहीं। मध्य प्रदेश सरकार ने कहां स्थापित किया? नीमच में। और केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय कहां स्थापित किया? तो आंसर है भोपाल के बेरसिया में। यह है पूरा मामला। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या के अनुसार सही अच्छा, एक बात जो ये थी कि मध्य प्रदेश में कुल 89 ग्राम न्यायालय हैं। तो देखिए मैं बार बार आपसे स्पष्ट करता हूं, ये जो संख्या वाली बातें हैं कि वर्तमान में इतने ग्राम न्यायालय हैं, इतनी तहसीलें हैं, इतने ये हैं, इतने वो हैं, तो इस संख्या थोड़ा जो है आप अपने लेवल पे करंट का डाटा सर्च कर लिया करो। क्यों? क्योंकि हम कब रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारा लेक्चर कब अपलोड होगा, कब आप देखेंगे, तब तक हो सकता है आंकड़े बदल जाए। ठीक है, तो आपको भी गलत नहीं पढ़ना है। आप बिल्कुल आंकड़ों से संबंधित चीजें तुरंत सर्च कर लिया करो कि करंट का क्या डेटा है, उसे नोट डाउन कर लिया करो। और ये काम आपको करना ही है एग्जाम से पहले। और एक बात और मैं क्या बोलता हूं कि कौन व्यक्ति किस पद पर है, ये वाली बातें भी तुरंत की तुरंत देख लिया करो। चेंज हो जाते हैं तो गलत होने की संभावना होती है, जो कि हमें नहीं करनी है। एक गलती भी हमें कई वर्षों पीछे ले जा सकती है। एक गलती ही हमें रोजगार युक्त होने से, रोजगार से मुक्ति दिलवा सकती है ना। तो हमें रोजगार युक्त होना है, रोजगार मुक्त नहीं होना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या के अनुसार सही पंचायत का मिलान करें। यह क्वेश्चन लैब टेक्नीशियन 2015 में पूछा जा चुका है। एक तरफ है पंचायत, एक तरफ है जनसंख्या। ग्राम पंचायत 5000 से अधिक, जनपद पंचायत 1000 से अधिक और जिला पंचायत 5000 से अधिक। ऐसा होता है या नहीं? मिलान करते हैं। चलो, ग्राम पंचायत 1000 से अधिक पे बनती है, जनपद पंचायत 5000 से अधिक पे बनती है और जिला पंचायत 50,000 से अधिक पे बनती है। ये 50,000 है ना, मैंने गलती से 5000 पढ़ दिया था। ठीक, तो करेक्ट आंसर होगा सी, 1 का 2
बी का 3, ठीक, और सी का 1। ये सा इज द करेक्ट आंसर, है ना। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये चूंकि बढ़ते क्रम में इकाइयों के नाम है, तो यहां जनसंख्या बढ़ती जाएगी। 1000 तक की जनसंख्या होगी तो वह ग्राम पंचायत बनेगी, 5000 तक की होगी तो जनपद पंचायत बनेगी, और 50,000 तक की या उससे ज्यादा होगी तो जिला पंचायत बनेगी। तो यहां वार्डों की संख्या अलग अलग होती है। ग्राम पंचायत में कुल वार्ड होते हैं 10 से 20, मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, मिनिमम 10। जनपद पंचायत में वार्डों की संख्या होती है 10 से 25, और जिला पंचायत में वार्डों की संख्या होती है 10 से 35। ये बात याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम कहां था? स्टेट इंजीनियरिंग 2014 का प्रश्न। अभी हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम जबलपुर था, 1864। जबलपुर इज द करेक्ट आंसर। और पहला नगर पालिका भी मैंने आपको बताया था, दतिया 1907। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2013 में किस जिले की ग्राम सभा को उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? ओके, ये क्वेश्चन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एग्जाम 2016 में आया था। अब ये पूछ रहा है कि 2013 में किस ग्राम सभा को उत्कृष्टता के लिए अवार्ड मिला। पुरानी बात हो गई, अब नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, बट करंट से रिलेटेड जब आप डेटा देखते हैं तो आप तब जरूर देख लेना कि हाल ही में किस पंचायत को अवार्ड मिला अच्छे काम के लिए। खैर, उस समय ये झाबुआ था, पर ये अब किसी काम का आपके लिए नहीं बचा, पुराना हो गया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, पर वैरायटी आपको पता चल गई कि इस तरह के भी प्रश्न बनते हैं, है ना, कि किस ग्राम पंचायत को, किस ग्राम सभा को, किस चीज के लिए अवार्ड मिला। चलिए अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा निम्न में से किस वर्ष पंचायत अधिनियम नहीं बनाया गया? 1962, 1975, 1981 और 1990। करेक्ट आंसर इज 1975। मतलब 75 को यदि छोड़ दें तो इन तीनों वर्षों में कोई ना कोई अधिनियम आया है पंचायत से संबंधित, और किस अधिनियम में क्या हुआ था ये तो आपको पढ़ना, ठीक है। और बाकी पब्लिकेशन की इसी पुस्तक में आगे के जो पूरे क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा किस अधिनियम में क्या हुआ था, प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, फिलहाल आप ये देख के चलिए कि कब कब अधिनियम आया था। ये क्वेश्चन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एग्जाम 2016 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, पंचायती राज संस्था का निर्वाचन किसके द्वारा संपन्न होता है? स्टार्टिंग ही मैंने की थी भाई साहब, वहां आपको बताया था, और इस लेक्चर में शायद नहीं, पर दूसरे लेक्चर में तो वो डिटेल में बताया था। और मैंने आपको बताया था कि भारत में जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, मतलब भारत निर्वाचन आयोग है, वो विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सारे चुनाव करवाते हैं। पर जो राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग, इसका गठन ही हुआ है कि ये स्थानीय निकायों के चुनाव कराए। शहर में नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत वाले चुनाव, और गांव में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत वाले चुनाव। तो जो पंचायत है और जो नगरीय निकाय हैं, इन सबके चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। बाकी सारे चुनाव कौन कराता है? भारत निर्वाचन आयोग कराता है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। यह क्वेश्चन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एग्जाम 2016 में पूछा जा चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन, पंचायतों में रिक्त होने वाले स्थानों का निर्वाचन निम्न में से किन महीनों में कराया जाता है? देखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी पद पे पहुंचा और उसके बाद उसकी डेथ हो गई या उसने इस्तीफा दे दिया, वो पद हो गया उसका रिक्त, खाली, अब उस रिक्तता को तो भरना है। तो चुनाव किस महीने में होते हैं? जुलाई, अगस्त, अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर, नवंबर दिसंबर। तो करेक्ट आंसर इज नवंबर दिसंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन मध्य प्रदेश स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति का गठन कब किया गया? दोस्तों, इस संपरीक्षा समिति का गठन हुआ 2009, 2011, 2013, 2015। तो करेक्ट आंसर इज 2013। 2013 में समिति का गठन हुआ। किस समिति का? मध्य प्रदेश स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जिले में जिला पंचायत सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों की न्यूनतम व अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। कितनी संख्या निर्धारित की गई है, न्यूनतम और अधिकतम?
10-20-25, 10-20, 10-35, इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने आपको बताया था 10-35। अरे मैंने बताया था वार्डों की संख्या, वार्ड की संख्या जिला स्तर पर जिला पंचायत में 10 से 35 तक हो सकती है। तो जितने वार्ड उतने ही उसके सदस्य, वार्ड सदस्य। तो न्यूनतम होगी 10, अधिकतम होगी 35। और तीनों स्तर के बताए थे साथियों। ग्राम पंचायत के स्तर के थे 10 से 20, जनपद पंचायत के थे 10 से 25 और जिला पंचायत के थे 10 से 35। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश चुनावों में सर्वप्रथम महिलाओं को 50% आरक्षण किस प्रदेश द्वारा दिया गया? यह क्वेश्चन स्टेनोटाइपिस्ट और असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम में पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहला राज्य बना जहां महिलाओं को पंचायती स्तर पर 50% तक आरक्षण दिया गया। साथी अगला क्वेश्चन, वर्ष 2008 में सागर नगर निगम के महापौर पद पर कौन किन्नर निर्वाचित हुई? दोस्तों वर्ष यदि नहीं भी पूछें तो कम से कम यह पता होना चाहिए कि महापौर पद पर बैठने वाली किन्नर कहां बैठी? सागर में बैठी। यह प्रश्न स्टेट इंजीनियरिंग के प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए शबनम मौसी, ऑप्शन बी कमला जान उर्फ कमला मौसी, ऑप्शन सी कमला बुआ या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कमला बुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन, डैश 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 वर्ष में इंदौर नगर निगम की स्थापना की गई? मतलब इंदौर नगर निगम कब स्थापित किया गया? अब इंदौर नगर निगम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया साथियों, क्योंकि इंदौर नगर निगम के अप्रतिम योगदान के कारण ही इंदौर विगत कई वर्षों से स्वच्छता में नंबर बना रहा है। ठीक है, तो इंदौर नगर निगम इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1962, 1995, 1956 और 1961। तो करेक्ट आंसर इज 1956। ये क्वेश्चन पटवारी एग्जाम 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नगर निगम बनने के लिए यदि किसी को नगर निगम बनना है किसी इकाई को, तो उसके लिए शहर या अपेक्षित न्यूनतम जनसंख्या कितनी है? मतलब कितनी जनसंख्या होगी न्यूनतम, तो उस शहर को नगर निगम का दर्जा दे दिया जाएगा। 5 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 10 लाख। करेक्ट आंसर इज 1 लाख। जेल प्रहरी एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न। अगला क्वेश्चन, 73वें संशोधन के बाद जनपद पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में पहली बार कब आयोजित हुआ? जनपद पंचायत चुनाव आफ्टर 73rd अमेंडमेंट। ये याद रखना, जनपद पंचायत चुनाव नहीं पूछा, जनपद पंचायत चुनाव आफ्टर 73rd अमेंडमेंट। क्योंकि नॉर्मल यदि जनपद पंचायत का चुनाव पूछ लिया जाए तो उसका वर्ष अलग है, हम पीछे देख चुके हैं। बट 73वें संविधान संशोधन के बाद पहला जनपद पंचायत का चुनाव कब हुआ? तो 59, 65, 72, 94। तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इज 1994, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन जो है वो इन दौरान तो आया नहीं था। चलिए, पटवारी में आ चुका है प्रश्न। कई बार दोस्तों ये होता है कि क्वेश्चन को भी हम ध्यान से नहीं पढ़ पाते हो, गलत लगा जाते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भी एक कला है। आधी संभावना तो यही हो जाती है सिलेक्शन की, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा कहाँ बाहर होता है? आप खुद सोचिए ना, जल्दबाजी में बाहर होता है, आते हुए क्वेश्चन गलत करे आया, इस पे बाहर होता है। और वो कब गलत करके आता है? जब वो क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ता, जल्दबाजी में रहता है बहुत। तो थोड़ा सा धैर्य रखना, किस तरह से अप्रोच रखना है, ये सब देखिए। आपको क्यों सॉल्व करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, आपके लिए क्यों ला रहे हैं श्रृंखला? क्या ये बताने के लिए कि क्वेश्चन याद कर लो? क्या क्वेश्चन हम रिलीज कर रहे हैं कि इनके बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये कर लो? नो, ऐसा दावा तो कोई नहीं कर सकता। जो कर रहा है वो बेवकूफ बना रहा है आपको। सीधा उद्देश्य है कि आप थोड़ा वैरायटी समझे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आप थोड़ा ये देखें कि क्वेश्चन को किस तरह से, क्वेश्चन का अप्रोच किस तरह से रखना है। आप थोड़ा डिस्कशन में शामिल हो ताकि बात सुनने के माध्यम से आपके मस्तिष्क, आपकी चेतना में बिल्कुल घर कर जाए, बिल्कुल बैठ जाए और आप भूले ना आंसर। ये पर्पस है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत स्तर पर कर या शुल्क लगाने के प्रस्ताव को कौन अनुमोदित करता है? ओके, पटवारी एग्जाम में पूछा गया। जिलाधीश, जिला पंचायत, ग्राम सभा या जनपद पंचायत? करेक्ट आंसर इज जनपद पंचायत। जनपद पंचायत बताती है ग्राम पंचायत स्तर पर कि कितना शुल्क लगाओ, कितना टैक्स लगाओ। चलिए, अंतिम अनुमोदन वही करती है, रिकमेंडेशन जिसे अपन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित नहीं है
तो निम्न में से किसे आवश्यक रूप से इन वर्ग से संबंधित होना चाहिए? सभी सदस्य, उपाध्यक्ष, सचिव या कुछ समितियों के अध्यक्ष। तो आंसर है उपाध्यक्ष। मतलब यदि अध्यक्ष SC, ST, OBC इनमें से नहीं है तो फिर कम से कम उपाध्यक्ष जो है वो इन कैटेगरी से होना चाहिए, ठीक है, ताकि इन सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। अगला क्वेश्चन, पंचायत, मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1981 के अंतर्गत आने वाले पंचायती राज प्रणाली की समीक्षा पर आधारित था। दोस्तों 1981 का जो अधिनियम आया पंचायती राज, वो किस समिति की रिकमेंडेशन पर आधारित था? दुबे समिति, काशी प्रसाद पांडे समिति, अशोक मेहता या बलवंत राय मेहता? तो दोस्तों 81 वाला अधिनियम जो है वो MP दुबे कमेटी की रिकमेंडेशन पर आधारित था। आप ना हर जगह पंचायत दिखे और बलवंत राय मेहता देखे तो वही मत टेप देना, थोड़ा सा आराम से पढ़ना। बलवंत राय मेहता बहुत पहले आ गए थे, 1956 में आ गए थे। उनकी रिकमेंडेशन पर पंचायतों के गठन की शुरुआत हो गई थी। कहां से हुई थी? राजस्थान से हुई थी। ये सब हम देख चुके हैं। बट बाद के जो अधिनियम आए, ये सारे अधिनियम क्यों आ रहे हैं? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलवाने के लिए। तो ये जो है ये दुबे समिति की रिकमेंडेशन पे आया था। चलिए, मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1993 में परिकल्पित ग्राम सभा के गठन का क्या उद्देश्य? ग्राम सभा पढ़ा चुका हूं आपको दूसरे लेक्चर में, जरूर देखिएगा, और इस लेक्चर में भी थोड़ा सा समझाया था। पंचायत का सचिव चुनना, विकास के लिए धनराशि जुटाना, सभी नागरिक और आपराधिक मुकदमों की सुनवाई करना, प्रत्यक्ष राजनीति अधिकार आम जनता के हाथ सौंपना। ये करेक्ट आंसर है डी, प्रत्यक्ष राजनीतिक अधिकारों को आम जनता के हाथ में सौंपना। क्योंकि ग्राम सभा में कौन लोग हैं? गांव के वे लोग हैं जो 18 वर्ष से ज्यादा की उम्र के हैं। अब डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे तो डिसीजन मेकिंग में जनता जुड़ गई ना। ये था गेम। आप मेरा वो लेक्चर दोस्तों जरूर देखिएगा, मैंने ग्राम सभा अच्छे से आपको समझाया है उसमें। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 105 के अनुसार निम्न में से कौन सा स्थानीय निकायों के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत है? यह क्वेश्चन ग्रुप 2 4 अगस्त 2018 में आया हुआ है। ड्राइविंग लाइसेंस शुल्क, जल आपूर्ति शुल्क, वस्तु सेवा कर या सरकारी अनुदान? तो करेक्ट आंसर है सरकारी अनुदान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य की राजस्व न्यायिक प्रणाली में निम्न में से कौन सी उच्चतम और संशोधन अपीलीय अदालत है? अपीलीय अदालत, मध्य प्रदेश राजस्व मंडल, राजस्व मंत्री, राजस्व आयुक्त या मध्य प्रदेश का न्यायालय? दोस्तों मध्य प्रदेश राजस्व मंडल सबसे बड़ा अपीलीय अदालत है। किस मामले में? राजस्व न्याय प्रणाली के अंतर्गत। राजस्व न्याय की जो प्रणाली, रेवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड जब कोई मसला है और उस पर आपको अपील करना है तो मध्य प्रदेश राजस्व मंडल सबसे बड़ा अपीलीय केंद्र है। चलिए अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मध्य प्रदेश में जिला स्तर पर कौन लोक प्राधिकारी है? मंडल आयुक्त, उप कलेक्टर, कलेक्टरेट, तहसीलदार? तो करेक्ट आंसर है कलेक्टर। सूचना अधिकार अधिनियम 1905 के तहत जो RTI एक्ट आया था, मतलब जनता को यह अधिकार है कि वो सरकारी विभाग से संबंधित किसी भी क्रियाकलाप की जानकारी प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि सरकारी विभाग, सरकारी महकमे उसके द्वारा दिए गए टैक्स के पैसों से संचालित हो रहे हैं, तो उसे अधिकार है जानने का कि कहां, कब, क्या, कैसे हुआ। यह जानने के लिए वो अपील करता है, वो याचिका लगाता है, वो प्रतिवेदन देता है। तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मध्य प्रदेश के जिला स्तर पर लोक प्राधिकारी कौन है? कलेक्टर है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है? जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा या राज्य शासन? तो करेक्ट आंसर है राज्य शासन। राज्य शासन तय करता है सचिव के पद को, वही करता है उन्हें नियुक्त। दोस्तों अगला क्वेश्चन स्टेट फॉरेस्ट सर्विस 2018 में आ चुका है। क्या है क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा कथन सही है? ओके, मध्य प्रदेश में 50 जिला पंचायत है और इतनी जनपद पंचायत है। मध्य प्रदेश में इतनी जिला पंचायत, देखिए संख्या से रिलेटेड है तो मैं समय जाया नहीं करूंगा। आपको बस ये वैरायटी देखनी है कि इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, इन सबकी संख्या याद कर लेना दोस्तों एग्जाम देने से पहले। देखिए उसी से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक। उत्तर पे भी चर्चा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये चीजें समय के अनुसार परिवर्तित हो जाती हैं बहुत ज्यादा तेज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा गांव हमारा राज निम्न में से संबंधित प्रकाशन है? ए, मध्य प्रदेश में जनजातीय स्वराज कानून से संबंधित है।
बी, मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास से संबंधित है, मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज से संबंधित है, या मध्य प्रदेश में कृषि से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर इज ए, मध्य प्रदेश में जनजातीय स्वराज कानून से संबंधित है। हमारा गांव हमारा राज। ठीक, ये क्वेश्चन पटवारी 2017 में आया हुआ है। साथियों अगला क्वेश्चन देखें। ग्राम सभा की बैठकों का संयोजन कौन करता है? सरपंच, ग्राम सभा का सचिव, ग्राम पंचायत का सचिव, या उप सरपंच? तो करेक्ट आंसर है संयोजन जो है वो सचिव करता है, संयोजन। चलिए अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? 10, 20, 25, 30? 25 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा शुरू की गई पंच परमेश्वर योजना का क्या उद्देश्य? दोस्तों ये प्रश्न पटवारी एग्जाम 2017 में पूछा जा चुका है। योजना से संबंधित प्रश्न साथियों। पंच परमेश्वर योजना किससे संबंधित है? आज के सेशन का आखिरी प्रश्न। ऑप्शन ए, ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण, ऑप्शन बी, सरपंचों को सहायता देना, ऑप्शन सी, ग्रामीण रोजगार प्रदान करना, ऑप्शन डी, राज्य के 5 बड़े शहरों का विकास करना। साथियों इसका करेक्ट आंसर है ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण करना। ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए पंच परमेश्वर योजना आई है। ठीक, आपको पता होना चाहिए यह क्वेश्चन जो है वो पटवारी एग्जाम 2017 में पूछा जा चुका है। यह था आज का हमारा प्रयास जिसमें हमने पंचायत से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखे, और जैसा मैंने कहा था कि मैं आखिरी में डिस्कस करूंगा कि हमने कितनी वैरायटी कवर करी। तो सोचिए हमने कितनी वैरायटी कवर करी। नंबर 1, हमने डेट से रिलेटेड चीजें देखी कि किस वर्ष क्या हुआ है। जैसे पहली बार चुनाव किस वर्ष हुए, पर जनपद पंचायत वाले कब हुए। ठीक, पर 73वें संविधान संशोधन के बाद जनपद का कब हुआ। ओवरऑल डेट से रिलेटेड चीजें। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है पंचायत में दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमने क्वेश्चन देखे समितियों से संबंधित, देखे कि नहीं कि भाई बलवंत राय मेहता समिति आई तो क्यों आई, इसने क्या किया, फिर कौन सी समिति आई, किसकी रिकमेंडेशन पे कौन सा अधिनियम आया। तो ओवरऑल समिति का बहुत बड़ा रोल है, किस समिति की रिकमेंडेशन पे क्या हुआ, ये दूसरी बात हमने देखी। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कहां से आएगा, संख्याओं पे से आएगा। दोस्तों करके ही चले जाना, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कितनी संख्या है, इसमें कितने वार्ड हैं, ये सब चीजें देख लेना। ये तीसरी बातें हो गई, क्लियर। चौथा हमने क्या देखा, चौथा हमने देखा कि भाई कोई भी अधिनियम जो है वो यदि लागू हो रहा है तो उस दिवस को, उस डेट को बिल्कुल याद कर लेना है। उस डेट को भी फिर कुछ और दिवस के रूप में मनाया जाएगा भविष्य में। फिर हमने देखा कि पंचायत से संबंधित क्या सरकार कोई योजना चला रही है, बिल्कुल चला रही है। हमने देखा पंच परमेश्वर योजना क्यों है, ग्रामीण पंचायत के सशक्तिकरण से संबंधित। दोस्तों पता क्या होता है कि अमूमन हम जब योजनाएं देखते हैं या याद करने बैठते हैं तो योजनाओं के प्रति हमारा एटीट्यूड बड़ा उपेक्षित होता है। मतलब हम बहुत इग्नोरेंस वाला एटीट्यूड रखते हैं योजनाओं पे, क्योंकि हम बोर हो जाते हैं, क्योंकि हम अवेयर नहीं है ना, हम एकदम से याद करना चाहते हैं एक ही दिन में सब कुछ। अब हम अवेयर तो है नहीं, हम पेपर तो पढ़ते नहीं जहां हमें पता हो कि सरकार कौन सी योजना किस चीज के लिए ला रही है। तो हम बहुत उपेक्षित रवैया रखते हैं उसके प्रति। तो हम क्या करते हैं कि केवल उसकी ईयर रट के चले जाते हैं, ये योजना इस ईयर आई, ये योजना इस ईयर आई। इससे काम नहीं होता। योजना का संबंध किससे, ये भी थोड़ा देखना पड़ता है। देखो आ गया ना, पंच परमेश्वर योजना का संबंध किससे, तो ग्रामीण पंचायतों के सशक्तिकरण से। तो एक वैरायटी हमने ये देखी। दूसरी वैरायटी हमने देखी कि भाई आरक्षण से रिलेटेड कितने प्रतिशत आरक्षण है, किसको कितना आरक्षण है, यदि सरपंच इस कम्युनिटी का होगा तो उप सरपंच के लिए जरूरी है कि वो किस कम्युनिटी का हो, ये वाली चीजें देखी। ओवरऑल आरक्षण से रिलेटेड मसले। तो इतने सारे डायमेंशन एक लेक्चर में कवर करने का हमने प्रयास किया। हमारे लिए समय की अपनी सीमा है, बाकी आपको इस प्रकृति के और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, तो महावीर पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव वाली क्वेश्चन बुक को जरूर आप प्रेफर कीजिए। और उसमें सबसे खास चीज में जाते जाते आपको बता दूं कि आप पाएंगे कि अनावश्यक व्याख्या कहीं भी नहीं दी हुई है। व्याख्या जिन जिन प्रश्नों में भी दी हुई है वो व्याख्या बिल्कुल सटीक है। 2-2, 3-3 लाइन की, देखिए 2 लाइन की व्याख्या, 2 लाइन की व्याख्या, ठीक है, कहीं कहीं 1 लाइन की व्याख्या। इसका मतलब यह है कि व्याख्या केवल उन प्रश्नों की दी गई है जो जरूरी है और सटीक दी हुई है, इस तरीके दी हुई है कि उसके माध्यम से कम 3 से 4 अतिरिक्त बिंदु आपके प्रिपेयर हों और आप अकेला प्रश्न हल ना करें, अभी तो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो। यह हमारा प्रयास है। अपना साथ, अपना सहयोग बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।